हेलो छोटे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स कोच। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथ के दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसको कि हम पढ़ देते हैं, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जो कि चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम। निम्न में से कौन सा एटम का कैरेक्टर नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मैटर आर एटम, atom cannot be divided further by ordinary chemical means, atom always exist in isolation, never forming compound, यानी एटम कभी भी कंपाउंड नहीं बनाते, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, एटम कंबाइंड टू फॉर्म ए मालिक्यूल्स, एटम कंबाइंड होकर के मालिक्यूल्स बनाते हैं। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो एटम होता है किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, यानी कि उसकी यूनिट एंटिटी होती है। एटम के द्वारा ही संभव हो सकता है कोई भी चीज़ बनना। एटम आपस में मिल करके ही किसी चीज़ को बनाते हैं। दो एटम एक मालिक्यूल्स के लिए कम से कम उस एलिमेंट के दो एटम की ज़रूरत पड़ती है। ये सब आप बातें आपके क्लास टीचर ने भी बताया होगा और आप लोग भी जानते होंगे इन सब चीज़ों को। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि एटम कंपाउंडिंग करके या आपस में जुड़ करके ही मालिक्यूल्स बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक। बाकी जो ऑप्शन ए है, बी है और डी है, ये तीनों एटम के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सिर्फ ऑप्शन सी ही एटम के कैरेक्टरिस्टिक को नहीं डिफाइन कर रहा है, यानी कि यह गलत है। इसलिए ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जो दूसरे वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें, ताकि आपका जो नॉलेज है वो काफ़ी डेप्थ होता जाए। आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत सी सहूलियत मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जो क्विज के क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब करवाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच सब एटॉमिक पार्टिकल कैरीज ए नेगेटिव चार्ज। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है? अब सब एटॉमिक पार्टिकल होते कौन कौन से हैं बच्चों? तो आप सभी लोग जानते होंगे, एटम जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके आउटर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस एक कंसंट्रेटेड पॉइंट होता है जहाँ पर कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं एटम में। ठीक है, तो इन सब पर एक चार्ज होता है जो अलग अलग होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इसको हम लोग ई से दिखाते हैं, उस पर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को हम पी से दिखाते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को हम लोग एन से दिखाते हैं जिस पर कि जीरो चार्ज होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। जीरो का मतलब कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के बारे में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। बच्चों आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं जान रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देख करके बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं देखता हूँ कि बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि हमारे चैनल को कंप्लीट देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी आपको नॉलेज मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपके सामने जो दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, यानी एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का क्या होता है। ये पूछा जा रहा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर एक चीज़ होता है और एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास, आप अभी क्वेश्चन पर फोकस ना करके हमारे स्क्रीन पर देख ले मैं क्या लिख रहा हूँ, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं और एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से दिखाते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उन्हीं की संख्या, उन्हीं के नंबर को दिखाता है। जबकि एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम में जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की टोटल संख्या होती है उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही किसी एटम में मास आता है, इसीलिए उसको एटॉमिक मास बोला जाता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एटम का
रिएक्टेंस को और उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, वही आपका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पूछा है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किस चीज़ को डिफाइन करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को जो न्यूक्लियस में रहता है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ने क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, नहीं, सिर्फ ये एटॉमिक नंबर जो होता है जेड से डिनोट किया जाता है, बार बार मैं बच्चों बता दे रहा हूँ, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही डिफाइन करता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, गलत बात है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों एटम में इक्वली होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ करके जा भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ भी सकता है किसी भी एटम में। जब छोड़ करके जाता है किसी एटम को तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी पॉजिटिव आयन बनाता है। जब इलेक्ट्रॉन एटम के साथ ऐड हो जाता है तो वो क्या होता है, निगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, और पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, एनायन। ये सब चीज़ें आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके जो साइंस के टीचर हैं वो भी पढ़ाते होंगे, लेकिन बेस्ट है कि हम आपको यहाँ पर बताएं ताकि आपको जो नॉलेज हो वो कंप्लीट मिले। होपफुल कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। साइंस में, साइंस मज़े के साथ पढ़ा जाता है, एंजॉय के साथ पढ़ा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों। व्हाट इज मास नंबर ऑफ एटम। पहला क्वेश्चन में पूछा था एटॉमिक नंबर, अब इसमें पूछा है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, जो न्यूट्रॉन में टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या होती है उसी को बोलते हैं मास नंबर। तो अब इसमें ऑप्शन ए पढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ये गलत हो जाएगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ये भी गलत हो जाएगा। अगर यहाँ न्यूट्रॉन लिखा होता है तब ये सही होता है। द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ये राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी को हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। द नंबर ऑफ सेल इन द एटम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नहीं ये गलत है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि आंसर आपको दिख भी रहा होगा। आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन आंसर पर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को समझना है। आप एक बार जब चीज़ों को डेप्थ में समझ लेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। हमारा चैनल का नाम है फिजिक्स कोच, इसको सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो हम पढ़ देते हैं। व्हेन एटम शेयर इलेक्ट्रॉन व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, जब एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो किस तरह का बॉन्ड बनता है। आप लोगों ने बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे बच्चों देखिए, आप के दो फ्रेंड हैं, ठीक है, वो केला लाए हैं। अगर वो केला खाने में दोनों लोग, आप लोग शेयर करते हैं तो क्या होगा, आपके बीच की दोस्ती अच्छी हो जाएगी। वैसे ही ये कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। दो एटम है, ठीक है, ये मान लीजिए एटम है, ये एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इस शेयरिंग के कारण जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। खास तौर से ये कार्बन में होता है। ठीक है, ये कार्बन में होता है। कार्बन में जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें देखिए 4 एटम होते हैं। ठीक है बच्चों, ये दूसरा कार्बन का एटम होगा जहाँ के 4 एटम होंगे। इसी तरह एक तीसरा कार्बन का एटम होगा जहाँ पर कि उसके आउटर मोस्ट में भी 4 होंगे। इसी तरह एक चौथा भी कार्बन का एटम होगा जिसका आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिट में 4 एटम होंगे। तो ये आपस में क्या होता है, शेयर करते हैं। ठीक है, ये आपस में शेयर करती है, ये वाला इससे कर लेगा, ये वाला इससे कर लेगा, ये वाला इससे कर लेगा, ये वाला इससे कर लेगा। तो इस तरह क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेन नंबर के कारण 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, ये सेचुरेट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है मतलब। ठीक है, ऑर्बिट इसके फुल हो जाते हैं, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल के साथ बच्चों समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि होगा 8 क्वेश्चन। व्हाट रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेटली करस्पॉन्ड टू 360 ग्राम ऑफ वाटर, तो होगा 2 मोल ऑफ वाटर, 20 मोल ऑफ वाटर, इसमें है 6.022 इंटू 10⁻23 माइक्रोस ऑफ वाटर। एवोगैड्रो नंबर के बराबर में ये बताने का कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है 1.22 24 एटम आर माइक्रोस ऑफ वाटर, इसके बराबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 मोल ऑफ वाटर और 4 सही होगा। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 20 मोल ऑफ वाटर एंड 4 क्वेश्चन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको
एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे तो ये आपको बहुत ही इंजॉयबल और छोटा लगेगा। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट बिलो डज नॉट अलाइन विद द नेचर ऑफ एटम, ठीक है, यानी निम्न में जो भी लिखा हुआ है वह नेचर ऑफ एटम के साथ नहीं अलाइन होता है या नहीं सुमेलित होता है, वो कौन कौन से हैं। एटम आर अनेबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ये बोल रहा है। दूसरा है जो कि गलत है, ठीक है, एटम इंडिपेंडेंटली भी अवेलेबल होता है, ठीक है, नॉट अलाइन इसमें क्वेश्चन पूछा, ये भी ध्यान रखना है। एटम कंस्टिट्यूट द फंडामेंटल यूनिट्स फॉर विच मॉलिक्यूल्स एंड आयन आर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तीसरा है एटम इनहेरेंटली पोसेसेस ए न्यूट्रल चार्ज। एटम independently combined in a vast quantity of form a tangible matter we perceive। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एटम इंडिपेंडेंटली कंबाइंड इन वास्ट क्वांटिटी टू फॉर्म द टेंजिबल मैटर वी परसीव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का लग रहा है लेकिन है नहीं शायद न्यूमेरिकल। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ 1 U or 1 AMU। 1 U का मतलब 1 यूनिट, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये दोनों आपस में एक ही चीज़ होता है, आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको पहले ही से बता दे रहा हूँ। तो ये किसके बराबर होता है, 1/4 मास ऑफ कार्बन एटम के, यानी कार्बन एटम के 12वें भाग के बराबर होता है। 1 AMU का जो वैल्यू होता है वो कार्बन एटम के 12वें भाग के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये रटा रटाया जवाब है, ये बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको बहुत लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं बच्चों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फटाफट हम इसको भी पढ़ते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग स्विच कर जाएंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज़ ए निगेटिव चार्ज, यानी कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें निगेटिव चार्ज होता है। तो शायद ऊपर भी पहला दूसरा क्वेश्चन था या तीसरा क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया था, सब एटॉमिक पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिनसे कि एटम मिलकर के बना होता है। तो कौन कौन से एटम सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाए जाएंगे, उनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो निगेटिव चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। जो न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव जानते हैं क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। इस कारण से जो न्यूक्लियस होता है वो, ये न्यूक्लियस को हमेशा प्लस चिन्ह से दिखाया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। निगेटिव चार्ज होने के कारण उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो टोटल जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव की तरह वर्क करता है, ठीक है। वहीं पर जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि निगेटिव की तरह वर्क करता है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं, इसी कारण से जो उसका टोटल चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जिसको कि हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन पूरा आपको अब दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज़ 8 प्रोटॉन एंड 9 न्यूट्रॉन। तो इसमें पूछा है कि जो एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का दिया हुआ है जो कि 8 प्रोटॉन एंड 9 न्यूट्रॉन है, वो एटम क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। इसमें एटॉमिक नंबर के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा है 8 प्रोटॉन, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा होता है एटॉमिक मास, यहाँ पर नंबर की जगह पूछा होता है मास, तब आप क्या करते, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इन दोनों को सम कर देते हैं, यानी 8 + 9, 8 + 9 = 8 + 16 = 17। तब आप 17 पर यानी सी पर टिक करते। लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बारे में सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपोज मेनली ऑफ, यानी कि एटम किसी एटम का न्यूक्लियस जो बना होता है वो किससे मिलकर के बना होता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम के बाहर रहते हैं, न्यूक्लियस में नहीं रहते हैं। प्रोटॉन के साथ हमेशा न्यूट्रॉन ही होता है, ठीक है।
न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है निगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के वो क्या हो जाएंगे, पूरा कनस्तर बन जाएंगे। हाँ, एटम ही चौपटानंद हो जाएगा। इसी कारण से न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसका यही लॉजिक होता है। वहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रह सकते हैं। एक तो पॉजिटिव रहे, तो ऑप्शन इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन सी सही है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको छोटा कर देते हैं तो आपको स्क्रीन पे टोटल दिखाई देने लगेगा। जो क्वेश्चन है ये क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप इज ट्रू, यानी आइसोटोप के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो नीचे लिखे गए हैं या तथ्य लिखे गए हैं वो सही हैं। तो हम तथ्यों को पढ़ते हैं वन बाय वन, उनका हम जजमेंट करते हैं, देखते हैं कि तथ्यों में क्या लिखा गया है, उसी के बाद ही हम लोग आंसर को डिसाइड करेंगे। आंसर हालांकि यहाँ पर नीचे पहले ही बता दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको आंसर पर फोकस नहीं करना है। आपको ये चीज़ देखना है कि थ्योरी क्या है, लॉजिक क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ऑप्शन ए है आइसोटोप हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दूसरा है आइसोटोप हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। आइसोटोप हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी है आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए से हो जाएगा आइसोटोप हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो आइसोटोप होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग एटम के अगर उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो जाएंगे तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आइसोटोप वही होते हैं जिनका कि अलग अलग एटम का से प्रोटॉनों का नंबर देखा जाता है। अगर वो सेम है तो हम लोग बोलेंगे कि वो आइसोटोप्स है। तो इसमें ऑप्शन ए से हो जाएगा, आइसोटोप्स का जो प्रोटॉनिक नंबर होता है वो सेम होता है, जबकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच प्रपोज द प्लानिटरी मॉडल ऑफ एन एटम, यानी किसने प्लानिटरी मॉडल प्रपोज किया था एटम का, यानी एटम को बताया था कि वो प्लेनेट की तरह होते हैं। प्लेनेट की तरफ होने का मतलब क्या है कि जैसे न्यूक्लियस है, जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी, बुध, शुक्र, मार्स, प्लूटो, प्लूटो अब तो नहीं है, ये सब घूम रहा है। उसी तरह एटम में होता है, उसका न्यूक्लियस बीच में होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इसको नील्स बोहर ने बताया था, नील्स बोहर ने ही इसको डिफाइन किया था। ठीक है, उसी ने इसको प्रतिपादित, इस नियम को किया था। तो याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्सल फैक्ट में गिना जाता है छोटे बच्चों, इसको यूनिवर्सल फैक्ट में गिना जाता है। तो इसको आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो 16 नंबर है। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चन बनाते हैं, कंपोज करते हैं बहुत ही अच्छे से, ताकि आपको बेस्ट नॉलेज मिल सके, आपको डेप्थ नॉलेज मिल सके, अपने कोर्स, अपने चैप्टर का डिटेल जानकारी मिल सके। इसलिए हम इसको बहुत ही डिटेलिंग करने के बाद बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको सही सब चीज़ें मिले। तो ऑप्शन 16वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ, मास नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। याद रखिए, मास नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट थिंग, मास नंबर इज ए डिफरेंट, एटॉमिक मास इज ए डिफरेंट थिंग। मास नंबर क्या होता है, नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स के कारण, अब न्यूक्लियॉन्स आप पूछेंगे कि क्या होता है बच्चों, तो न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है भाई, न्यूट्रॉन रहता है भाई। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन पूछ दिया है।
हालांकि हम नहीं बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। तो इसमें पूछा है व्हाट इज चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। न्यूट्रॉन के बारे में पहले परिचय देख लीजिए। न्यूट्रॉन क्या होता है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। यह एटम के अंदर पाया जाता है। एटम के अंदर कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका उत्तर है यह एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। यह किसके साथ रहता है, तो इसका भाई और बंधु प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन के भाई बंधु प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज किस पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो न्यूट्रॉन पर क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। आप लोग पूरा देख सके इसलिए 20 मिनट का वीडियो सफिशियंट है। इसके जो दूसरे दूसरे क्वेश्चन बच जाएंगे हम दूसरे पार्ट्स में बना करके डाल देंगे, और फिर उन दोनों को कंबाइन करके एक कंबाइंड पार्ट बना करके भी अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, ताकि आप एक साथ पूरे के पूरे क्वेश्चन को इस चैप्टर के जो कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स का है उसको आप देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसको हम लोग पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन का एटॉमिक कन्फिग्रेशन है उसके बारे में पूछा है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 O, ऊपर होता है 16। ठीक है, 8 है ना, तो इसको कैसे हम लिखेंगे 2n6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपको क्या जानने की पड़ेगी आवश्यकता है, इसमें आपको ये जानने की आवश्यकता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। यह कैसे आप जानेंगे, यह आप पढ़ने से जानेंगे। अगर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप इसको जान नहीं पाएंगे। आपको इसके लिए बुक पढ़ना पड़ेगा, और आपके जो क्लास टीचर है उसको आप पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़िए, क्योंकि हम अपने चैनल पर तो आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही सॉल्व कराते हैं, हम आपको पढ़ाते नहीं हैं। अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है तो आप हमसे पढ़ भी सकते हैं। उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे एक ऑनलाइन क्लास आपके लिए यहाँ पर वाइट्स या लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बुक में भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो हम समझा रहे हैं आपको उसको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसको डेप्थ में पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर आप उसको हमसे डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी। हमारे चैनल पर क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और क्विजेस के PDF के साथ वीडियो अवेलेबल हैं। ये आपको आने वाले बोर्ड के एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अब हम वीडियो को यहीं पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स कोच। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th साइंस के से संबंधित ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन। हालांकि ये पहला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमने इसका 2-3 पार्ट बनाया हुआ है। आप पहला पार्ट देखेंगे तो वहाँ पर हमने ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से सॉल्व किया हुआ है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी उस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसको हम लोग न्यूट्रॉन भी बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल शब्द से आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा न्यूट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है। निगेटिव चार्ज किस पर होता है, न्यूट्रॉन पर होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे, आप पढ़ाई किए होंगे अपने जो स्टडी बुक है, आपका टेक्स्ट बुक है, उसमें देखिए ऑक्सीजन का सिंबल O से दिखाया गया होता है। आप सभी अब तक तो इतना जान ही चुके हैं
जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका एक सिंबल होता है, ठीक है, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन के लिए ओ होता है, नाइट्रोजन के लिए एन होता है, हाइड्रोजन के लिए एच होता है, हीलियम के लिए एच ई होता है, आयरन के लिए एफ ई होता है, गोल्ड के लिए ए यू होता है। और आपका जो सिल्वर होता है उसके लिए एजी होता है, कैल्शियम के लिए सी होता है, कॉपर के लिए सी यू होता है, ठीक है। एम मैग्नीशियम के लिए होता है, बोरान के लिए बी होता है, आयोडीन के लिए आई होता है, थैलियम के लिए टी एच होता है, गैलियम के लिए जी ए होता है, ठीक है। लेड के लिए पी बी होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो उसका नाम हो उसका शुरू का लेटर ही हो, लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है, चूँकि जो तत्व हैं एलिमेंट है 108 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आप इसको पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, हमने मोटी मोटा जो कि वेल नोन है उनके बारे में बात किया है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन के लिए जो सिंपल यूज़ किया जाता है वो ओ होता है, ठीक है। इसके नीचे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर 8 और इसके ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास जो कि होता है 16। 8 क्या है? एटॉमिक नंबर है, इसको हम लोग जेड से नोट करते हैं, ठीक है। यही जब बढ़ता है तो 2 और 6 में बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन आ जाएगा 2 और 6 वाला। क्यों? क्योंकि 2 और 6 को जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8 के बराबर। 2 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 हो जाएगी, जो कि गलत है। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से नहीं मिलेगा। 2 4 को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2 + 4 = 2 + 4 = 6 हो जाएगा, ठीक है। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप हमारे जो ब्लैक कलर का लिखा हुआ क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिए, लेकिन जब हम समझाते हैं तो आप स्क्रीन पर जो हम रेड कलर से लिख रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। 2 + 2 + 4 ये आपका कितना हो जाएगा? 4 + 2 2 8 हो जाएगा। ये वैल्यू इसके बराबर होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 6 ही सही होगा, क्योंकि एस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस पी डी एफ ये 4 तरह के ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एस में कितना, एस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है हम आपको स्क्रीन पर लिख करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिट में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ ऑर्बिट में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिशियल नॉलेज है जो आपके क्लास टीचर भी बता रहे होंगे, लेकिन आप हमारे चैनल पर हैं तो आप हमारे चैनल पर इन सब चीज़ों को समझिए। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 2 6 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। याद रखिए कि इसका पार्ट ए बना हुआ है जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, और आपके डिमांड के कारण इसका पार्ट बी बनाया जा रहा है, ताकि आपको जो चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 उससे आपको कंप्लीट जानकारी मिले। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने का जो श्रेय जाता है वो जे थॉमसन को है। आपको यहाँ पर हम एक फार्मूला बताते हैं जिससे कि आप लोग जान जाएंगे। बड़ा फनी फार्मूला है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को खोज करने वाले जो इन्वेंटर थे जिनने इसकी डिस्कवरी की थी उनका नाम बहुत ईजिली आपको याद रहेगा, ठीक है बच्चों। हम आपको स्क्रीन पर लिख करके दिखाते हैं। पहले हम जो लिखा हुआ था उसको मिटा देते हैं। अब आप हमारे जो ब्लैंक स्क्रीन है इस पर आप ध्यान दीजिए, रेड कलर से हम लिखेंगे ईंटा, ईंटा पर नाचे। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए, ठीक है। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, जे थॉमसन ने इसका खोज किया था। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था। न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। तो आप याद कर लीजिए ईंटा पर नाचे वाले फार्मूले को, ईंटा पर PAR पर NaCHe, ठीक है। ई से इलेक्ट्रॉन, TA से थॉमसन, P से प्रोटॉन, R से रदरफोर्ड, N से न्यूट्रॉन, CH से चैडविक,
ठीक है, इस फार्मूला को याद कर लीजिए, ये बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है बच्चों। ये आपको दूसरे चैनल पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ वाले बच्चों को सबको इसके बारे में बताइए, शेयर कीजिए, वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। नॉलेज हमेशा शेयर करने वाली चीज़ होती है, इसको छिपाया नहीं जाता है। जितना नॉलेज को शेयर करेंगे आप अपने दूसरे दोस्तों से, चाहे तो हमारे जो ये पीडीएफ है हमारे वीडियो से, आप अपने दूसरे दोस्तों से क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, उनको आंसर देने को कहिए और फिर आप उनको वीडियो दे दीजिए, उनसे कहिए कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे। देखिए आप दोनों में कंपेयर कीजिएगा कौन तेज होगा, तो डेफिनेटली जो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखेगा वो ज़्यादा तेज होगा। आप इससे क्विज भी खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा होगा, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड किया जाता है, जबकि एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के बारे में यहाँ पर पूछा, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैलकुलेट करते हैं। वहीं पर एटॉमिक जो मास होता है उसमें हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों को ऐड करते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नंबर प्रोटॉन, ठीक है बच्चों। आप लोग को पढ़ाने में हमें बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग के लिए जो हम वीडियो लाते हैं और आपको जो वीडियो में पीडीएफ दिखाई देता है, इसको बनाने में हमको बहुत समय लगता है। हम आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो कि आपके पूरे सिलेबस को कवर करे। आपका जो चैप्टर में जितनी भी चीज़ें, पॉइंट्स, हेडिंग्स लिखे हुए हैं, उन सारे सिलेबस को ये कवर करे, ताकि आपको जो एक अच्छा नॉलेज मिले। तो ऐसी वीडियो आपको दूसरे चैनल पर कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। ये हमारा चैनल डेडिकेटेड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिजिक्स और साइंस के क्विज़ के लिए। आप हमारे चैनल पर देखिए, क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 10th साइंस से रिलेटेड ढेर सारे सैकड़ों वीडियो बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट इज टू केमिकल बिहेवियर, यानी एटम का एलिमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक उसके केमिकल बिहेवियर को दर्शाता है। तो जानते हैं ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ क्या घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इस कारण से ये पॉजिटिव हो जाता है। इसके बाहर वाले इसमें ऑर्बिट में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल बिहेवियर होता है ना, उसके आउटर मोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर निर्भर करता है। क्या अभी हमने बोला? किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल बिहेवियर है, उस एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। साइज ऑफ एलिमेंट पर नहीं डिपेंड करता है केमिकल बिहेवियर किसी भी एलिमेंट का, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। याद कर लीजिए, बार बार मैं इसको बता रहा हूँ। साइज ऑफ एलिमेंट पर नहीं करेगा, मोलर मास ऑफ एलिमेंट पर नहीं करेगा, नन ऑफ दिस का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन बी, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, उसी को उसका वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही आपस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो टूट करके एटम से अलग हो जाएंगे। जब टूट करके अलग हो जाएंगे तो एटम क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी एक एनायन बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन उसी एटम के साथ ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो वो क्या कैटायन बना जाएगा, उसको बोलेंगे निगेटिव आयन, ठीक है, आयन। और दूसरे का जब शेयर करते हैं तो अलग अलग बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ना बोल करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस वैलेंसी के कारण ही केमिकल बिहेवियर किसी भी एटम का संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच स्टेटमेंट डज नॉट अलाइन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप, कौन सा निम्नलिखित में से तथ्य है जो कि आइसोटोप के प्रॉपर्टी को सही नहीं दर्शाता है? तो ऑप्शन है, सम एलिमेंट आइसोटोप आर रेडियो एक्टिव, ये सही होता है, ठीक है। और हमको यहाँ नहीं, जो गलत तथ्य है उसी के बारे में जानना है। आइसोटोप कंसिस्ट ऑफ एटम बिलोंगिंग टू सेम एलिमेंट, बिल्कुल सही है। आइसोटोप वेरी इन
न्यूट्रॉन काउंट गलत, ये गलत है। नहीं, वेरी वेरी न्यूट्रॉन काउंट ये सही है। आइसोटोप पोसेसेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप जो होते हैं सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है सबका सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण उसमें जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या बराबर होगी। अगर उनकी संख्या बराबर होगी तो उनका केमिकल बिहेवियर भी सेम होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आइसोटोप आर सम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है द कंसिस्ट ऑफ एटम बिलोंगिंग टू द सेम एलिमेंट, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा लिखा हुआ है। क्वेश्चन बिटवीन सल्फर विथ एटॉमिक नंबर 16 एंड क्लोरीन Cl विथ एटॉमिक नंबर 17, यानी जो सल्फर का एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 16 है। आप अब हम समझा रहे हैं तो आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, जो रेड कलर से हम लिख रहे हैं। ठीक है, सल्फर है ऐसे जिसको हम लोग लिखते हैं, सल्फर को हम जब कहीं पे दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, क्लोरीन उसको हम दिखाते हैं 17 से। इसका कितना होता है? 17 एटॉमिक नंबर होता है। विच इज़ मोर रिएक्टिव, तो इसमें क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन जानते क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें आड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो स्क्रीन पर जो हम आपको लिख रहे हैं ना इस पर फोकस कीजिए। सल्फर में 16 यानी 16 है, क्लोरीन में 17 है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये इवन नंबर है ना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो अनइवन है ना, इवन है अनइवन है, ऑड है ना, उसी के कारण से इसकी रिएक्टिविटी या केमिकल रिएक्टिव ये ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विच एलिमेंट डज नॉट डिमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोवैलेंसी, कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं करता है? तो इसमें कार्बन हो जाएगा। कार्बन इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं शो करता है कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट द एटम स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट, यानी निम्न में कौन सा स्टेटमेंट या तथ्य एटम के स्ट्रक्चर के बारे में गलत है लिखा गया। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ एटम्स मास इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, तो ये तथ्य सही है। इसमें बोला जा रहा है कि जो एटम का मास होता है वो उसके न्यूक्लियस के केंद्र में ही रहता है ज़्यादातर, तो ये बात सही है। एटम के केंद्र में क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है? 9 स्क्रीन पर देखिए अब आप लोग 9.1 इंटू 10⁻³ kg, जबकि प्रोटॉन का जो मास होता है 1.6725 इंटू 10⁻27 kg। इसी तरह न्यूट्रॉन का तो 1.6 इंटू 748 10⁻27 kg होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में जो डिफरेंस होता है वो 1000 गुना से ज़्यादा होता है। एक्चुअल में किसी भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2000 गुना यानी 2000 टाइम हल्का होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द एटम इज़ अंडर कंसिडर करते हैं, द एटम इज़ इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, नहीं ये गलत है। एटम रिएक्ट भी तो करता है, मॉलिक्यूल्स भी तो बनाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। द एटम ओवरऑल इज न्यूट्रल। ठीक है, एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, नहीं एटम पूर्ण रूप से न्यूट्रल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ निगेटिव आयन चार्ज होते हैं और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये अलग अलग जगहों पर बटे होते हैं। फोर्थ है, ऑल एटम आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट, यानी सारे एटम स्टेबल होते हैं, उनको तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता है अपने बेसिक स्टेट में, नहीं वो वेरिएबल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है,
एक एक दो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सेकेंड और फोर्थ वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अब देखते हैं इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेकेंड और फोर्थ वाला। ठीक है, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमको ऑप्शन आंसर देखना नहीं है, बल्कि आंसर को समझना है। हमारा ऑब्जेक्टिव है आंसर को समझना और समझाना, ताकि हमको डेप्थ नॉलेज हो सके किसी चीज़ का, डिटेल नॉलेज। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। फिक्स एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, वो किसने बताया था? ये कहाँ से बताया गया था? प्लेनेटरी मॉडल ने ही इसको शो किया था। जैसे सूरज के चारों ओर, सन के चारों ओर अर्थ, वीनस, मरकरी ये सब घूम रहा है, उसी तरह एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये मॉडल किसने दिया था? नील्स बोहर ने। ठीक है, या आपके जो टीचर होंगे कुछ प्रोनाउंस करेंगे नाइल बोहर या नाइल बोर, या कोई बोलेगा नील्स बोर, कुछ लोग बोलेंगे नील्स बोहर, कुछ लोग बोलेंगे नाइल बोहर। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टीचर डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब एक ही चीज़ है। तो नील्स बोहर ने प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम प्रस्तुत किया था, बताया था लोगों को। ठीक है, तो इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जिसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाइल्स बोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा छोटे बच्चों। व्हाट प्रिवेंट एन एटम फॉर कोलैप्सिंग, मतलब एटम को कोलैप्स करने से क्या रोकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए छोटे बच्चों। पूछा है एटम को कोलैप्स करने से क्या रोकता है? द न्यूक्लियर फोर्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो होगा उसके कारण ये रुकता है। आप लोग जानते होंगे जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो एटम होता है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल करके नष्ट हो जाते हैं, एटम एटम ना रह के कनस्तर बन जाता है। समझ गए बच्चों? तो ऐसा नहीं होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो ये उसको कोलैप्सिंग को रोकने के लिए होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है अलग अलग एनर्जी स्टेट में घूमता रहता है। जैसे हम आपको फिगर में दिखा देते हैं। अब आप क्वेश्चन को मत देखिए, आप स्क्रीन पर जो हम लिख रहे हैं देखिए, ये न्यूक्लियस सपोज है, ये ऑर्बिट है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है जो कि घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, तो ये अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि घूमते ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते 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 न्यूक्लियस में घुस जाता है। जो ही न्यूक्लियस में घुसेगा तुरंत दोनों में बम ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में लड़के ख़त्म कर देंगे एक दूसरे को, हाँ, क्योंकि दोनों में बराबर चार्ज होता है, जो कि अपोजिट होता है, इक्वल है ना, अपोजिट चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ख़त्म कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, एटम जो होता है स्टेबल होता है। अगर ऐसा होने लगता तो सारे के सारे एटम जो दुनिया भर के हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो नष्ट हो जाते और दुनिया बहुत पहले ही ख़त्म हो गई होती। इलेक्ट्रॉन का जो एज होता है, जो आयु होता है, उम्र होता है, वो बहुत कम होता है। वहीं पर जो प्रोटॉन का एज होता है, आयु होता है, बच्चों हम आपको बता दें, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ये लाख अरबों खरबों साल होता है। तकरीबन ये इनफाइनाइट स्टेट में होते हैं। ठीक है, कभी नष्ट नहीं होते हैं प्रोटॉन। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जुड़ा हुआ है। और हमारे चैनल का नाम आप याद कर लीजिए, फिजिक्स कोच है। और ऐसा चैनल आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, जो आपके हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, रूममेट्स के साथ शेयर कीजिए, जो कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोचिंग मेट्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल का फ़ायदा सब लोग उठा सके। हम जो क्वेश्चन है बहुत ही ध्यान से बना बना के लाते हैं आपके लिए। विच पेयर रिप्रेजेंट आइसोबार, कौन सा आइसोबार? तो आइसोबार क्या होता है? आइसोबार वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पर देखिए, ऑप्शन जो दिया गया है, पहले में क्लोरीन है, दूसरे में आर्गन है, कैल्शियम है, तीसरे में कार्बन कार्बन लिखा हुआ है ना।
ये देखिए जो छोटा सा लिखा है 17 जो लिखा है ना, 17 लिखा है, ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। ऊपर का जो 35 37 है ना, ये एटॉमिक मास है। तो जिसका जिसका आइसोबार क्या होता है? जिसका एटॉमिक मास सेम होगा उसे बोलते हैं आइसोबार। तो इसमें देखिए आर्गन और कैल्शियम का 40 40 लिखा है ना, 40 40 इंग्लिश में जिसको बोलते हैं 40 40, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोबार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि जो ये है कार्बन है, ये देखिए आइसोटोप्स हैं। ऊपर क्या है? आइसोटोप्स है। देखिए अब आपको दिखने लगा साफ साफ, जो हमने हटा दिया लिखा, ये देखिए आइसोटोप्स है, क्लोरीन का आइसोटोप्स है। ठीक है, 17Cl35 17Cl37, ये क्या है? आइसोटोप्स है। ठीक है, अब सी ऑप्शन देखिए कार्बन के बारे में, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, तो ये दोनों आइसोटोप्स हैं। ठीक है, ये आइसोटोप्स है। और जबकि ये क्या है? आइसोबार है। इसमें क्या है? 18 आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40। ठीक है सॉरी, ये जो सी सी 6C12 है, 14 है ना, ये रेडियो एक्टिव है। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसे दूर रहना चाहिए। वातावरण में यानी इन्वायरमेंट में अगर एक पार्ट कार्बन होगा ना, तो ये जो होगा C12 ना, इसका शायद 10⁻⁻12 पार्ट सी होता है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पढ़ देते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये चैप्टर तो आप लोग जान ही रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, यानी एटम के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। उसमें उसने किया क्या था कि जो सोने का फॉइल होता है, यानी गोल्ड फॉइल को लेकर के उस पर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराया था, उसको उस पर गिराया था। गिराने के बाद देखा कि उसमें क्या क्या हमको ऑब्जर्वेशन मिले हैं, तो उसी को बोला जाता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उसी से उसको पता कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही छोटे से पार्ट्स में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ऑलमोस्ट जो एटम होता है वो हॉलो होता है, यानी खोखला टाइप का होता है। तो अब देखिए ऑप्शन हम पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है सम अल्फा पार्टिकल रिबाउंड देयर हिटिंग द गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो इसमें हम लोग को इनकरेक्ट करना है, तो इसमें ऑप्शन ए ही इनकरेक्ट है। ठीक है, सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, ये सही है। ठीक है, सम अल्फा फॉइल इज पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, बिल्कुल सही है। मोस्ट पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सम अल्फा पार्टिकल रिबाउंड, यानी कि वो पॉजिटिव आयन से जब गए अल्फा पार्टिकल तो वो रिबाउंड हो गए, बैक कर गए। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूटिलाइज इन कैंसर ट्रीटमेंट। कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रयोग किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में? तो आपको पता होगा कोबाल्ट 60। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, कोबाल्ट 60। तो कहीं पर भी कोबाल्ट मिले ना तो उससे दूरी बना के रखिए, बड़ा खतरनाक चीज़ होता है। इससे रेडियो एक्टिव रेज निकलती रहती है, रेडिएशन निकलता है जो कि बड़ा खतरनाक होता है। तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वाई डू मोस्ट एलिमेंट सीक टू पार्टिसिपेट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन ए है टू गेन मोर इलेक्ट्रॉन, टू अचीव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेन, टू कंप्लीट देयर इनर सेल। तो इसमें ऑप्शन जो सेकंड और थर्ड है ये दोनों आपका सही है। ठीक है, टू अचीव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेन, यानी कोई भी एटम मालिक्यूल्स दूसरे एटम मालिक्यूल्स के साथ क्यों कॉम्बिनेशन करता है? क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को ना वो कंबाइन करना चाहता है,
उस कॉम्बिनेशन रहता है, और वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेन नंबर को पूरा कर लें या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को धारण कर लें, एडॉप्ट कर लें। ठीक है, तीन ही दोनों के कारण होता है। इनर्ट गैस क्या क्या होता है जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, रेडान हो गया, जेनान हो गया, ये सब क्या इनर्ट गैस है। ये सब एक दूसरे से रिएक्शन ही नहीं करता किसी भी केमिकल के साथ, बड़ा ढीठ टाइप का होता है, किसी के साथ घुलेगा मिलेगा ही नहीं। जैसे आपके क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि काफ़ी इंट्रोवर्ट होते होंगे, वो किसी के साथ घुलना मिलना बातचीत करना नहीं पसंद करते होंगे, बिल्कुल इनर्ट रहते होंगे। ठीक है, बिल्कुल इनर्ट गैस, उसी तरह इनर्ट गैस का भी बिहेवियर होता है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आने वाली है वो आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। वो आपका क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पर से होगा, MCQ। ठीक है, उसके बाद हम फिजिक्स वाले जो चैप्टर्स हैं उनका हम मोशन है, ग्रेविटेशन है, फोर्स है, इनका हम वीडियो बनाएंगे जो अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। आपको उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, रूममेट्स जो हॉस्टल में रहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, कोचिंग में पढ़ने वाले जो फ्रेंड्स हैं, मेट्स हैं, उनके साथ आप इसको शेयर कीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को एक लार्जेस्ट चैनल बनाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।